हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स बाय नित्या तोमर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड द वीडियोज आर अवेलेबल। सो इफ यू वांट टू सी चैप्टर 1 first, you can go and watch those videos and then you can come to chapter 2. And if you have already done chapter 1, then let's move on to the chapter 2, that is principles of management. सबसे पहले चीज़ एक क्लियर कर लेते हैं, प्रिंसिपल कौन सा वाला है? एलई वाला प्रिंसिपल है। ये वाला प्रिंसिपल नहीं है। ये एएल जो आता है ना प्रिंसिपल में, दैट इज अ पोजीशन एंड अथॉरिटी, जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो। तो ये वाला प्रिंसिपल नहीं है। वी हैव PRINCIPLES, एलई वाला प्रिंसिपल है। अब ये कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे घर के बड़े कई बार बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ के प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, है ना। मेरे लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं कि मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। तो ये वैसे वाले प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स होते क्या हैं बेसिकली? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दीज आर जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस। गाइडलाइंस हैं फॉर किस चीज़ के लिए? गाइडलाइंस हैं फॉर बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके बेसिस पर आप या तो बिहेव करते हो या अपना डिसीजन लेते हो। अगर रियल लाइफ सिचुएशन से हम देखें, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे घर में कई बार बोला जाता है कि मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है सच्चाई, ईमानदारी। सो इफ़ दैट पर्सन जिसकी लाइफ के प्रिंसिपल्स सच्चाई और ईमानदारी हैं, उसके सामने एक सिचुएशन आती है वेयर ही हैज़ द चॉइस टू आइदर चीट और टू चूज़ ऑनेस्टी एंड नॉट चीट। तो वो किसको चूज़ करेगा? अपने प्रिंसिपल्स सोचेगा पहले तो कि भाई मेरी लाइफ के प्रिंसिपल्स तो ईमानदारी है, तो मैं चीट नहीं करूँगा, आई विल बी ऑनेस्ट, राइट। सिमिलरली कोई सिचुएशन जहाँ उसको ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो वो अपने लाइफ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ईमानदारी से ही बिहेव करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके बेसिस पर आप बिहेव करते हो या फिर डिसीजन लेते हो, यूजुअली मैनेजर्स जो करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन ए ले लेते हैं जिसमें प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, प्रमोशन होने वाला है। अब एक मैनेजर है जो सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन देता है और वहीं दूसरा मैनेजर क्या करता है? परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन देता है। ठीक है, यानी दोनों जो मैनेजर्स हैं वो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। एक मैनेजर जो सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन देता है, जिसको ज़्यादा टाइम हो गया है, जो ज़्यादा सीनियर है, उसको मैं प्रमोशन दूंगा, वो उसकी प्रिंसिपल है, वो उस प्रिंसिपल पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। जो दूसरा मैनेजर है जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अगर इंसान को 2 साल ही हुए हैं चाहे, लेकिन वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो मैं तो प्रमोशन उसको दूंगा। आई विल नॉट प्रमोट द पर्सन हु हैज़ बीन वर्किंग फॉर मोर देन 20 years इन माई ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज परफॉर्मेंस। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे, जिनको ध्यान में रखकर वो डिसीजन लेंगे कि हम किसको प्रमोट करें और बिहेव करेंगे, उसको प्रमोट, उस इंसान को प्रमोट करेंगे। जो मैनेजर 1 है वो सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोट कर देगा और जो मैनेजर 2 है वो परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोट कर देगा, डिपेंडिंग किसके पास डिसीजन पावर है प्रमोशन की। ठीक है, तो आई होप आपको प्रिंसिपल्स और उसका मतलब समझ आ गया होगा। अच्छा, प्रिंसिपल के अलावा जो आपकी बुक में 2 टर्म्स दी गई हैं, प्रिंसिपल, टेक्निक एंड वैल्यू। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज। ठीक है, अभी तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, इनका मतलब भी अलग है। प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिया, ये गाइडलाइंस होती हैं जिनको रेफर करके आप डिसीजन लेते हो या फिर बिहेव करते हो। These techniques are process or
मेथड्स बेसिकली, ठीक है। टेक्निक्स आर प्रोसेस और मेथड्स जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो वाइल रेफरिंग टू द प्रिंसिपल्स। जो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या मेथड फॉलो करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम कहते हैं टेक्निक्स। हम आगे जाकर जब साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे FW टेलर का, उसमें भी आपको ये बात जो है क्लियर हो जाएगी। एंड वैल्यूज़ आर बेसिकली मॉरल कॉनिटेशंस, क्या सही है क्या गलत है। Principles of management is basically general guidelines for decision of behavior in the organization. टेक्निक्स क्या होती हैं? प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो मेथड फॉलो करते हैं, उनको टेक्निक्स कहा जाता है। वैल्यूज़ है बेसिकली कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, और वैल्यूज़ आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते वक्त आपको वैल्यूज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप एथिकल हो, क्योंकि सोसाइटी भी आपसे एक्सपेक्ट करती है। ये हम लास्ट चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं। सो प्रिंसिपल, टेक्निक्स, वैल्यूज़, आई होप ऑल थ्री आर क्लियर। प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ और टेक्निक्स के बाद हमारा आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर से हम क्या समझते हैं? बेसिकली क्या क्वालिटीज़ हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, किसी तरीके की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें फिट बैठ जाते हैं। कैसे? मान लो आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे काम है, लेकिन सारा काम एक इंसान तो नहीं कर रहा है ना। प्रिंसिपल अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, जो वहाँ के क्लर्क्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, जो वहाँ के पीएन हैं वो अपना पानी ले जाने का या फिर फाइल्स इधर से उधर ले जाने का या अपॉइंटमेंट्स करने का, कि अपॉइंटमेंट के लिए कौन प्रिंसिपल से मिलने के लिए बैठा है उनको वेट कराने का, वो अपना काम कर रहे हैं। तो जो सारा ये जो काम है, इसको क्या कर दिया गया है? इसको छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड कर दिया गया है। एंड एज पर द पोजीशन एंड द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, वो हर एक एम्प्लॉय अपना छोटा छोटा काम जो भी उसको मिला हुआ है वो कर रहा है, ठीक है। अब वहीं हम एक बात ले लेते हैं, एक बड़ी सी MNC है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या लोगों को रिक्रूट करने का सोचेगा? नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है कि उसको जो कंपनी के फाइनेंसेस हैं वो मैनेज करने हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, प्रॉफिट है लॉस है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। HR डिपार्टमेंट क्या करेगा जी? HR डिपार्टमेंट देखेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए वो हैं या नहीं है। डू वी नीड मोर एम्प्लॉयज़? डू वी नीड टू कंडक्ट अ रिक्रूटमेंट ड्राइव? डू वी नीड मोर एप्लीकेंट्स? डू वी नीड another candidate for this particular position? Who is performing well, who is not performing well? Are the employees of this organization productive and happy? That is up to the HR department. Production department क्या करेगा? Production department will look after कि जो उनका stock है, inventory है, वो up to the mark है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जो पूरा काम है उसको अलग अलग डिवीजन दे दी गई और हर कोई अपनी स्किल के हिसाब से वो काम कर रहा है। इसको हम यूजुअली, जो इस प्रिंसिपल का नाम है डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, what we do is we divide the work into small tasks and duties and as per the specialization of the employee, जैसे जैसे उनकी स्किल है उसके हिसाब से आप उस काम को बांट देते हो। तो आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो कर सकते हो, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो कर सकते हो, एक गवर्नमेंट स्कूल में भी ये चीज़ फॉलो होती है और एक MNC में भी ये चीज़ फॉलो होती है। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देन सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस से हम क्या समझते हैं? दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन आती है, आप सोचो मैं प्रिंसिपल्स की बुक उठा लेता हूँ, यहाँ पढ़ लेता हूँ, वो मुझे बिल्कुल बना बनाया एज इट इज़ रट के मैं वो सोल्यूशन वहाँ लगा दूंगा और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नो, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एंड यूज योर ओन माइंड and you have to modify those principles, you have to build on those principles and apply it according to the situation or the circumstance your company is in. So general और broad होती हैं।
इनके बेसिस पर, इनको रेफ़र करके आप और थोड़ा सा अपना दिमाग, क्रिएटिविटी लगाकर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकते हो. ठीक है, दीज आर नॉट स्पेसिफिक गाइडलाइंस. देन इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. चलिए, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से अब देखो, प्रिंसिपल्स जिसने भी बनाए हैं या फिर आपकी बुक में जो भी आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, ये हवा में तीर मार के नहीं बन गए कि एक इंसान ने सोचा कि हाँ यार ऐसा करते होंगे ना तो ऐसा होता होगा, तो इसको मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड कर देता हूँ. नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लोगों से आप डील कर रहे हो तो पहले आप ट्राई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, कि चलो मैं ये चीज़ ट्राई करके देखता हूँ. जब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो आप उसको प्रैक्टिस करने लग जाते हो कि चलो दोबारा 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 ट्राई करते रहते हो. एंड जब आपको पता चल जाता है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे कि यार ये तो चीज़ एक ही तरीके से हो रही है, जब जब मैं ये चीज़ करता हूँ तब तब ये दूसरी चीज़ होती है, तो आप फिर उस पर्टिकुलर वे को एक प्रिंसिपल बोलते हो, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हो. ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. देन वी हैव फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज़ जो प्रिंसिपल्स है वो रिजिड नहीं है, कि जैसा पत्थर की लकीर नहीं है. ठीक है, कि जैसा बता दिया, जैसा बोल दिया वैसा ही आपको करना पड़ेगा, इससे अलग आप कुछ नहीं कर सकते. जैसा यूजुअली साइंस में होता है, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में होता है कि भाई जितना सोल्यूशन जितना बताया ना उतना ही डालना, अगर इससे ऊपर नीचे कर दिया ना तो ब्लास्ट हो जाएगा. ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं प्रिंसिपल्स बहुत. जैसे बस जनरल गाइडलाइन है, आपने पढ़ ली, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, इसको ऐसे नहीं ऐसे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हो. तो दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर modifiable according to the situation and the requirement of the organization. Then we have mainly behavioral. Mainly behavioral. इसका क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली और यूजुअली जो है लोगों के बिहेवियर से डील करते हैं. जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो सामान से या फिर स्टॉक से या फिर मशीन से नहीं बनती है. एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है या फेल होती है वहाँ के लोगों की वजह से. ठीक है, क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली कौन ले रहा है, लोग ले रहे हैं. उन मशीन्स को, वहाँ के काम को कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेशंस को लोग मैनेज कर रहे हैं. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेनली आर बिहेवियरल, ताकि हम लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे लीड कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उसके ऊपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फोकस करता है. एंड दैट इज़ वाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल. Then we have cause and effect relationship. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ट्राई करता है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसा हम प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन में भी क्या कर रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं और उसका रिएक्शन नोटिस कर रहे हैं. हर बार वो एक्शन लेने पर अगर सेम रिएक्शन मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि ये करता हूँ तो ऐसा ही होता है. जैसे कि कॉर्पोरेट्स में एक कॉन्सेप्ट है फन फ्राइडेज़ का. फ्राइडे को कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं लोगों को फॉर फन, है ना, कि उनका वो रिजुवनेट हो जाए, उनका जो बर्डन है थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए. फन फ्राइडेज़ आर अ यूजुअल प्रैक्टिस इन MNCs दैट इज़ बीइंग गोइंग ऑन राइट नाउ. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आप देखते हो दैट वेन एवर देर इज़ फन फ्राइडे, that particular week and the next week the productivity is increased, and whenever there is no fun Friday the productivity of the next week decreases. So there is a cause and effect relationship between the fun Fridays and the productivity of the workers or the employees, right? So आपने जब वो establish कर लिया तो आप you will try to have as many fun Fridays as possible so that the productivity of your workers, of your employees stays एट अ लेवल और कीप्स प्रोग्रेसिंग, वो डिक्रीज ना हो, राइट? लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हमेशा आप इस्टेब्लिश कर पाते हो? नो, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स. एक तरीके की चीज़ आपने अप्लाई करी, उसका रिजल्ट पहली बार पॉजिटिव था, दूसरी बार पॉजिटिव था, तीसरी बार आपको नेगेटिव मिल गया. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना इज़ अ टफ टास्क एंड इट माइट नॉट बी एक्यूरेट एवरी टाइम, बट वी डू ट्राई as much as possible because it then gives us an ease
वी हैव अ पर्टिकुलर थिंग टू रेफर टू, कि इसका रिजल्ट तो यही होता है, हमें पहले से पता है, तो हम उसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और जो आगे आने वाले मैनेजर्स हैं वो भी उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल. एंड देन लास्ट इज कंटिंजेंट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट फिक्स्ड कि आप ऐसे ही फॉलो होंगे हर ऑर्गेनाइजेशन में, इस पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज़ फॉलो की जाएगी, नहीं. एज पर द सिचुएशन एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, एवर इवॉल्विंग है. अगर टेक्नोलॉजी एकदम चेंज हो जाती है तो आप क्या करोगे? दैट इज़ कंटिंजेंट, राइट. अगर मान लो आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं तो आप क्या करोगे? दैट इज़ कंटिंजेंट. दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. जो है आपको अपने प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के हैं उनको इवॉल्व करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा या उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा. इट कैन नॉट remain same as it is throughout the lifespan of the organization. It has to evolve, it has to be updated, right? And it has to be contingent. That is depending upon the situation you will apply that principle of management. ज़रूरी नहीं है एक ही प्रिंसिपल आप लगाओगे. आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चॉइसेस है कि मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करूँ या ये फॉलो करूँ, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे कि मुझे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है, राइट. एंड आई होप आपको ये सारे जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है समझ आ गया होगा. ठीक है. अगर कोई भी डाउट आता है ना, प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू get back to you as soon as possible. Okay. Next we have is significance. Significance का क्या मतलब होता है? Importance. Significance of principles of management. क्या importance है? क्या ज़रूरत है हमें इनकी? नहीं होते तो क्या होता? They provide useful insights. अभी यूजफुल इंसाइट्स क्या होती है? मैनेजर्स को रियलिटी चेक जो है वो प्रिंसिपल्स करा देते हैं. कैसे करा देते हैं? जब कोई सिचुएशन आई है, आपने प्रिंसिपल को रेफर करके उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश की, आपकी सिचुएशन सॉल्व हो गई. That means that principle of management is working and you will continue to follow that particular principle of management. लेकिन वहीं आपने कोई प्रिंसिपल फॉलो किया और वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना आपने सोचा था, या फिर इट वॉज द कॉन्सिक्वेंस वॉज डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशन. तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? यू विल ट्राई एंड अप्लाई अ डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रादर देन द प्रीवियस वन. सो इट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स. आपको पता चल जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्क करता है और कौन सा नहीं करता है. Then optimum utilization. हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज होती है ना वो बड़ी कम होती हैं. पैसा हो गया, टाइम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हमें कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना होता है. और उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर कोई सिचुएशन आती है और आपके पास कोई है ही नहीं कुछ रेफर करने के लिए, कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, आप अंधाधुंध सोच रहे हो, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहे हो कि मैं ऐसा कर देता हूँ शायद सही हो जाए, ऐसा कर देता हूँ. हिट एंड ट्रायल से बार बार आपकी रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रही हैं और प्रोडक्टिव भी नहीं हो रहे हो आप, राइट. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हेल्प करते हैं कि आपके पास रेफर करने के लिए गाइडलाइंस हैं कि अच्छा ऐसा पहले पास्ट में हुआ था और ये सोल्यूशन काम कर गया था, इसको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करके मैं अप्लाई कर लेता हूँ, मेरी रिसोर्सेज भी बच जाएंगी और मैं प्रोडक्टिव भी हो जाऊँगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. तो इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में भी हमारी रिसोर्सेज का हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देन इज साइंटिफिक डिसीजन. अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं F.W. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन साइंटिफिक डिसीजंस. अब हमने बताया ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे बने हैं? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं. ऐसे हवा में तीर नहीं मार दिया किसी ने कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है. बहुत बार प्रैक्टिस करे हुए, एक्सपेरिमेंट करे हुए, उनका कॉन्सिक्वेंस ऑलरेडी देखा हुआ है सबने, एंड तब वो प्रिंसिपल्स जाकर बने हैं. तो इट हेल्प्स इन यू इन टेकिंग साइंटिफिक, रैशनल एंड लॉजिकल डिसीजंस इंस्टेड ऑफ डूइंग हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है. तो इसीलिए साइंस हमारे लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट हैं. देन वी हैव
मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम लास्ट चैप्टर में भी ये बात कर चुके हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है इट इज़ वेरी डायनामिक एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, और उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मान लो अचानक से टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है, जैसे कि 1990s में ICT बूम आया था हमारी कंट्री में, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया है हमारे, लेकिन 1990s में कंप्यूटर यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन्स आना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ही अलग लेवल का हुआ था। तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे अडाप्ट किया, राइट? अगर अब मान लो आज भी कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आता है, तो हम उस सिचुएशन को रेफ़र कर सकते हैं कि उस टाइम पर ऑर्गेनाइजेशंस ने कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए थे जो कि सक्सेसफुल रहे, और हम उनको रेफ़र करके आज अगर कोई टेक्नोलॉजिकल अडाप्टेशन हमें करनी होती है एज़ पर द एनवायरनमेंट, हम कर सकते हैं, राइट? सो इट हेल्प्स इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। देन वी हैव fulfilling social responsibility. Fulfilling social responsibility. ये बात हम कर चुके हैं कि जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप बनाते हो ना, उसमें आपको वैल्यूज़, मॉरल कॉनोटेशंस को भी कंसिडर करना पड़ता है। यू कैन नॉट मेक अ प्रिंसिपल दैट इज़ अनएथिकल। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी कंपनी में चीट करने की पॉलिसी है, या फिर हमारी कंपनी में MRP से ज़्यादा बेचने की पॉलिसी है, ठीक है? तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी फुलफिल करनी होती है वाइल you are practicing the principles of management, right? You have to be reasonable, you have to be logical, you have to be ethical, and you have to be fair to all the stakeholders of your organization, be it employees, shareholders, management, or the customers, society in general. तो आपको सबके साथ fair होना पड़ता है because these are societal expectations that you have. Then management training, education and research. ठीक है, तो जब भी इंसान कोई नया ज्वाइन करता है ना एज अ मैनेजर, तो उसको या तो ट्रेन किया जाता है इन प्रिंसिपल्स को समझने में, बताने में, या फिर अगर आप MBA जैसे कोर्सेज, जो भी BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं ना, उन सारे कोर्सेज में ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में, फर्स्ट ईयर में ही आप ये सब पढ़ लेते हो, आपको समझाया जाता है, बताया जाता है। और एंट्रेंस भी जब होता है मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, उसमें भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका वो एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। तो मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है? इनके ऊपर रिसर्च भी की जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ये जो हैं ये भी टाइम टू टाइम इवॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 1900s या 1980s में लिख गए थे तो वैसे ही रहेंगे, इनको भी इवॉल्व करके आप रिसर्च करके इनको इवॉल्व कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है? सो वी आर डन विद द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब याद रखना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अलग है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिफरेंट। तो दोनों का अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। एंड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है, यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।